क्या फ्रांस से खरीदे गए एक्सोसेट मिसाइल से पाकिस्तान भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा सकता है? अपाचे हेलीकॉप्टर्स की कमांड आर्मी के पास रहना चाहिए या फिर एयरफोर्स के पास रहना चाहिए? रशिया की तरफ से MiG-35 में भारत को 5th जनरेशन की एवियोनिक्स को ऑफर करने का अनाउंसमेंट किया गया है। चाइना अपनी दूसरी टाइप 075 हेलीकॉप्टर कैरियर को लॉन्च कर चुकी है और रशिया एक महीने के अंदर करीब 10 बार अपनी टिसरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने वाला है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेके है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इस बात में काफी सच्चाई है। आप सब जानते हैं कि 2015 में यूनाइटेड स्टेट के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एक डील को साइन किया गया था। इसके बाद इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प और इंडियन एयरफोर्स के बीच इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर थोड़ा सा मतभेद रहा। आर्मी एविएशन कॉर्प चाहता था कि इन हेलीकॉप्टर्स की कमांड उसके पास रहे, जबकि एयरफोर्स इसको अपने पास रखना चाहता था। इसके बाद रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एक फॉलो ऑन ऑर्डर को भी साइन किया गया, जिसमें 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है और ये हेलीकॉप्टर अभी आर्मी के पास रहने वाले हैं। लेकिन आर्मी एविएशन कॉर्प के मुताबिक उनको अभी कम से कम 39 हेवी अटैक हेलीकॉप्टर यानी कि अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है और इस बात को अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के पास भी पहुंचा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से अभी क्या डिसीजन लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि अटैक हेलीकॉप्टर आमतौर पर आर्मी को एयर सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से ज्यादातर अटैक हेलीकॉप्टर आमतौर पर आर्मी एविएशन कॉर्प के अंडर रहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में कभी कभी आर्मी और एयरफोर्स के बीच जॉइंट कोऑपरेशन में दिक्कत आ जाती है। और ऊपर से अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ये सस्ते नहीं है, तो हम जितना मर्जी उसको खरीद नहीं सकते हैं। इसी वजह से अभी ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये जो 22 अपाचे हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिया गया था, उसकी कमांड को आर्मी एविएशन कॉर्प के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। आप सभी का इसके बारे में क्या ख्याल है कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स की कमांड को आर्मी के अंडर रखना चाहिए या फिर एयरफोर्स के अंडर रखना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस महीने के एंड तक हमने 3,10,000 सब्सक्राइबर का मार्क को पूरा करने का एम रखा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। अगला अपडेट MiG-35 को लेके है। एक और बार फिर से रशिया की मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट में बताया गया है कि MMRCA टेंडर में MiG-35 एक टफ कॉम्पिटिटर होने वाला है। रशिया को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि MMRCA टेंडर में अभी जो भी फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सभी अपने फाइटर जेट्स के साथ 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को ऑफर कर रहे हैं। स्पेशली रफाल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करें या फिर F-21 की 5th जनरेशन एवियोनिक्स, जिसको F-35 से डिराइव किया गया है, कि किसी भी 4++ जनरेशन फाइटर की कैपेबिलिटी को काफी हद तक एनहांस कर सकती है। और ऐसे में कुछ दिन पहले ही MiG-35 के साथ ऑटो लैंडिंग और जी फोर्स प्रोटेक्शन सिस्टम को भी भारत को ऑफर किया गया था। और अभी रशिया MiG-35 में 5th जनरेशन की एवियोनिक्स के साथ साथ रशिया की एडवांस हाई प्रिसिजन वेपन्स को भी भारत को ऑफर कर रहा है। इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे बाकी सभी कंपटीटर की तरह MiG-35 को भी कम्प्लीटली लोकली प्रोड्यूस किया जा सकेगा और इसके लिए रशिया तैयार है। इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे बाकी सभी जेट के मुकाबले MiG-35 करीब 20% तक सस्ता भी पड़ने वाला है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की सिलेक्शन क्राइटेरिया में काफी बदलाव आ चुका है और अभी परफॉर्मेंस की बेसिस पर फ्यूचर मेंटेनेंस और सर्विस अवेलेबिलिटी जैसे पॉइंट को आधार करके ही फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन MiG-35 की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि MMRCA टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे बाकी सभी जेट के मुकाबले इसकी रडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा है। अगला अपडेट करंट पेंडेमिक और लॉकडाउन सिचुएशन को लेके है। कुछ दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से भारत के कम से कम 40% MSME कंपनी आने वाले 3 महीनों के अंदर बंद हो जाएंगे। इसके लिए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री को एक सजेशन दिया गया है कि अभी फॉरेन कंपनियों के लिए जो फंड एलोकेट किए गए थे, उनको डोमेस्टिक कंपनियों की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। यानी कि हम फॉरेन कंपनियों से इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे थे और उसके लिए जो पेमेंट कर रहे थे, उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट कर दे। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अभी ज्यादातर फॉरेन कंपनी मेक इन इंडिया के अंदर किसी ना किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर अपने इक्विपमेंट को भारत में ही बना रहे हैं। तो ऐसे में हमारी इंडस्ट्री भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हम ऐसे ही किसी इंस्टॉलमेंट को बंद नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो हमको काफी लंबा चौड़ा फाइन पड़ सकता है। इसके लिए एक और उपाय यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो PSU हैं वो सभी अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर सकते हैं, जिसमें
MSME कंपनियों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और गवर्नमेंट अभी DRDO समेत हमारे सभी PSU के साथ बातचीत कर रहा है और वो अभी एक लिस्ट को तैयार करने वाले हैं, जिनको करने के लिए प्लान तो किया गया था लेकिन ये अभी तक पेंडिंग पड़े हुए थे। तो अभी उन सभी डील को क्लियर कर दिया जाएगा और जुलाई तक सभी पेंडिंग डील को साइन कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे सभी PSU को जितने भी पेंडिंग ड्यू थे उन सभी को तुरंत ही क्लियर करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की टाइप 075 क्लास की एम्फीबियस वॉरशिप या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर में आग लग गई थी। इसके बाद पता लगा था कि आग लगने की वजह से टाइप 075 क्लास की जो शिप था उसको काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। लेकिन अभी अपडेट आ रहा है कि चाइना अभी एक और टाइप 075 क्लास की वेसल को लॉन्च कर चुकी है। यह हालांकि एक हेलीकॉप्टर कैरियर है लेकिन ये एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर कैरियर से काफी बड़ा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट करीब 40,000 टन तक है और इसमें एक ही बार में करीब 30 हैवी अटैक हेलीकॉप्टर को कैरी किया जा सकता है। इसका डेक भी फोल्डेबल होने की वजह से इसमें इजीली होवरक्राफ्ट, आर्मर्ड व्हीकल या फिर ट्रूप्स को लॉन्च करने में आसानी होती है। यानी कि कुल मिलाकर ये एक हेलीकॉप्टर कैरियर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी एम्फीबियस वेसल है और इसको यूनाइटेड स्टेट की हेलीकॉप्टर कैरियर के साथ भी कंपेयर किया जाता है। अब हमको दिक्कत ये होने वाली है कि ये हेलीकॉप्टर कैरियर ऑपरेशनल होने के बाद इसको चाइना इंडियन ओशन में डिप्लॉय करने वाला है और उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन के नाम पे इसको वो अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में भी भेजना शुरू कर देगा और धीरे धीरे वो इन रीजन में भी अपना प्रेजेंस जताना शुरू कर सकते हैं। अगला अपडेट रशिया की तरफ से। रशियन मीडिया के मुताबिक रशिया अभी आने वाले महीनों में अपनी M22 या फिर जिरकॉन एंटीशिप मिसाइल को कम से कम 10 बार टेस्ट करने वाला है। इस मिसाइल की मिनिमम रेंज 1000 किलोमीटर तक है और इसकी खास बात यह कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसको किसी भी तरह की सरफेस वेसल या फिर सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है और ये लगभग मार्क 9 की रफ्तार में ट्रैवल करता है। इसको 2022 तक रशिया अपनी फोर्स में शामिल करना चाहता है और 2020 की मार्च में पहली बार इसके बारे में बताया गया कि रशिया अब इस मिसाइल को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसकी सबसे पहली ट्रायल को 2012 में Tu-22M3 सुपरसोनिक बॉम्बर से किया गया था, लेकिन 2020 से 2021 के अंदर इसको रशियन नेवी की एडमिरल ग्रोस्को फ्रिगेट और K560 न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया जाने वाला है। इनमें से 7 से 8 टेस्ट को फ्रिगेट से किया जाएगा और बाकी 2 से 3 टेस्ट सबमरीन से किए जाएंगे। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। नेशनल इंटरेस्ट में आज इसको लेके एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के पास अभी कुछ ऐसे फ्रेंच मेड मिसाइल हैं जो कि भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा बन सकते हैं। इनमें से सबसे पहले जिस मिसाइल का जिक्र किया गया था उसका नाम एक्सोसेट मिसाइल है और इसको मेनली पाकिस्तानी नेवी की अगोस्ता क्लास की सबमरीन और मिराज 5 फाइटर में इस्तेमाल किया जाता है। ये सी स्किमिंग मिसाइल है जिस वजह से इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है और ऑथर के मुताबिक ये मिसाइल भारत के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो एक्सोसेट मिसाइल है उनकी मैक्सिमम रेंज 50 से 70 किलोमीटर है। INS विक्रमादित्य के इतने करीब आके इस मिसाइल को लॉन्च करना किसी भी मिराज 5 के लिए सुसाइड करना है। लेकिन अगोस्ता क्लास के सबमरीन के साथ ये मिसाइल घातक वेपन साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अभी MM40 मिसाइल को बना रही है, लेकिन ये कितना सच है ये सिर्फ लिखने वाले को ही पता होगा, क्योंकि MM40 मिसाइल की यूजर लिस्ट में मुझे कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं मिला। पर फिर भी अगर INS विक्रमादित्य की बात करें तो इसमें बैरक 8 के साथ साथ क्लोजिंग वेपन सिस्टम मौजूद होते हैं जो कि इजीली इन आउटडेटेड मिसाइल को काउंटर कर सकते हैं। साथ ही INS विक्रमादित्य के आसपास एक पूरी बैटल ग्रुप मौजूद होगा जिनको कि सबसे पहले इन मिसाइल के बारे में पता लग जाएगा और उनको भेद के ये INS विक्रमादित्य तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।